ओके। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के चैप्टर 1 हिस्ट्री में क्लास करने वाले हैं। ठीक है, आज इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1, उसी का अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, हम सब आज पढ़ेंगे जो आखिर हिस्ट्री के चैप्टर 1 में क्या क्या है और एग्जाम के बेस में हमारा बिहार बोर्ड जो है क्या क्या क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछती है और वो चैप्टर हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप इस क्लास के माध्यम से समझ सकते हैं जो किस प्रकार से हम पहला चैप्टर हिस्ट्री में सही ढंग से और सटीक ढंग से पढ़ पाए और समझ पाए जो आखिर बिहार बोर्ड हमसे क्या क्या एग्जाम में पूछता है। तो इसी से रिलेटिव हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं, जिस क्लास में मैं समझाऊंगा जो आखिर किस प्रकार से कक्षा 12 का इतिहास हमें पढ़ना है। तो आज ये हमारी क्लास का पहला कक्षा है, हमारा क्लास पहला क्लास है, फर्स्ट डे का क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो शुरुआत होता है उसको जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और उस क्या हुआ था भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले और वो कैसे कैसे समाज कार्य करता था उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा क्लास का जो बेस रहेगा, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत जानने वाले हैं जो किस किस प्रकार से हमारा भारत का सभ्यता विकसित किया, भारत का समाज विकसित किया, भारत का संस्कृति विकसित किया है। तो ये सब जानने के पश्चात हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन आंसर एग्जाम के हिसाब से बनाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन आंसर आता है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो क्लास शुरू होगा वो हमारे नोट्स के हिसाब से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा नोट्स आ रहा है। ठीक है, ये आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। तो परिचय के तहत हम लोग पहले जान लेते हैं ये जो सभ्यता विकसित हुई थी ये कहाँ विकसित हुई थी, हमारे मुख्यतः भारत में। कहाँ पे विकसित हुई थी, भारत में। और ये भारत आज से हमसे पाकिस्तान कब अलग हुआ है, 1947 ईस्वी में। तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था और आज से 5,000 वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले, आज से 5,000 वर्ष पहले इसी भारत के पश्चिम उत्तर में, किधर, पश्चिम उत्तर, ये हमारा वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, ये हमारा ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट, साउथ वेस्ट ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, एक सेकंड। तो अगर हम बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये भारत में विकसित हुई थी और भारत के पश्चिम उत्तर में विकसित हुई थी। और कितना वर्ष पहले, तो आज से 5,000 वर्ष पहले का बात हो रहा है। यहां भारत में एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था, कौन सा नदी, सिंधु नदी। कौन सा नदी, सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम शहरी सभ्यता में से यह सभ्यता जाना जाता है और यह सभ्यता क्या विकसित हुआ था। ठीक है, उसके अलावा यह सभ्यता को, इस सभ्यता को दूसरा नाम बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता के रूप में। इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। उसके अलावा यह माना जाता है जो भारत में लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व बच्चों आप समझ रहे हैं, ईसा पूर्व बोला जाता है ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को। ये 0 वर्ष में, जब 0 वर्ष कैलेंडर का शुरुआत हुआ था तो उस समय से 0 वर्ष 1 ईस्वी और आज जो हम लोग जी रहे हैं वो कौन सा काल है, 2025 ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म से भी 3300 साल पहले, कितना सौ साल पहले, 3300 साल पहले यह सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। आज से 3300 साल पहले, यानी राउंड फिगर में हम लोग बोल सकते हैं 5,000 वर्ष पहले। कितना हजार वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। चलो इतना जान लिए हम लोग। जो हम अगर बात करना है सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5,000 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे
विकसित हुई थी, जो विश्व की दुनिया भर की प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसका बात करें, यहाँ का देखो आर्किटेक्चर कैसा था, यहाँ पे किस प्रकार से सड़क बनाए गए थे, किस प्रकार से नगर बनाए गए थे, सब देख सकते हैं आप इस बोर्ड पे। उसके अलावा ये सभ्यता पतन हो गया, इस सभ्यता का, ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। बहुत सारे विद्वान बोलते हैं जो खत्म होने का बहुत सारा रीजन है। बहुत सारे विद्वान बताते हैं जो बाढ़ के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है जो इस सभ्यता में अचानक से बाहरी आक्रमण हो गया होगा, खत्म हो गई। बहुत सारे विद्वान बताते हैं जो इसके अलावा आग लग गया होगा या कोई महामारी आ गई होगी। जिस प्रकार हम जानते हैं कोरोना वायरस महामारी के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई महामारी आ गया होगा जिस महामारी से ही पूरा सभ्यता क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये सभ्यता चलो खत्म हो गया, जान गए। तो खत्म होने के पश्चात क्या हो गया, कोई भी अब मैदान में, खाली मैदान में जाइए तो उस मैदान में हमको देखने को मिलता है जो कोई भी सामान छोड़ दिए तो धीरे धीरे करके उस सामान पे क्या होने लगती है, मिट्टी जमने लगती है। मान लो ये सामान है, ये सामान है, तो काल दर काल, समय दर समय टाइम बदलते रहता है और उस पे क्या आने लगता है, धीरे धीरे करके मिट्टी जमने लगता है। और वो वस्तु जो है, वो वस्तु क्या कहाँ चला जाता है, जमीन के भीतर चला जाता है। तो जब जमीन के भीतर चला जाता है वह वस्तु, तो वह दब जाता है और लगभग 1000 साल बाद, 2000 साल बाद लोगों को पता ही नहीं रहता, ऊपर वाले लोगों को, जो यहाँ पे इसके नीचे कोई सभ्यता भी विकास की होगी और कोई सभ्यता भी बना होगा। तो धीरे धीरे करके ये छुप जाता है। परंतु हड़प्पा सभ्यता के दौरान क्या हुआ, जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक स्थान है, ठीक है, उस स्थान पे क्या हुआ, एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी जी, ठीक है। दयाराम साहनी जी एक खुदाई के दौरान क्या किए, खुदाई, और उस खुदाई के दौरान इनको बहुत सारी क्या मिली, वस्तु मिली। क्या मिली, वस्तु, जिन वस्तु को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व वस्तु। पुरातत्व वस्तु। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो दयाराम साहनी को बहुत सारी पुरातत्व वस्तु मिला उस स्थान पे। तो पुरातत्व वैसी वस्तु होती है जिसको जमीन के उत्खनन के पश्चात निकाला जाता है और उससे प्राचीन सभ्यता की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो अब दयाराम साहनी को जब पुरातत्व वस्तु मिला तो इस स्थान को दयाराम साहनी बोले जो और उत्खनन करवाते हैं, यानी इस स्थान को दयाराम साहनी बोला जो और खुदाई करते हैं और खोज के निकालते हैं बाहर। और जब खोज के निकाला गया तो देखा गया जो यह एक पूरी तरह से क्या था, एक सभ्यता के रूप में बसा हुआ था। और जब पता लगाया गया बहुत सारा तरीका से, कार्बन 14 विधि आदि के माध्यम से, तो पता चला जो यह सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले भारत में क्या हुई थी, आज से 5000 वर्ष पहले भारत में क्या हुई थी, विकसित हुई थी। कितना हजार वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले जानने को मिला। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हड़प्पा का खोज हो गया। हड़प्पा का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। कब खोज किए, 1921 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 ईस्वी में। फिर अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा एक नया स्थान खोजा गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो राखल दास बनर्जी ने एक नया स्थान खोजा जिसका नाम हम लोग किसके रूप में जानते हैं, मोहनजोदड़ो के रूप में जानते हैं। कालांतर में धीरे धीरे करके खोजा जाने लगा और खुदाई होने लगा और उत्खनन होने लगा और अलग, जैसे हड़प्पा का खोज हो गया, मोहनजोदड़ो, फिर और स्थान जैसे धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सत्तागढ़ी, चनहुद्रो, आलमगीरपुर आदि ईटीसी अनेक नगर की क्या हो गई, इनके द्वारा खोज किया गया। ठीक है, और धीरे धीरे करके पता चला जो हाँ भारत का सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता था। और ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, यह एक पता चला कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगर के रूप में विकसित हुई थी। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी जो आज से 5000 वर्ष पहले विकसित हुआ था। 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी द्वारा इस स्थान को क्या किया गया था, खोजा गया था। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े। उसके अलावा हड़प्पा का कालखंड को लेकर अलग अलग विद्वान बोलते हैं, अलग अलग विद्वानों में क्या है, कंफ्यूजन है। जो हड़प्पा सभ्यता का आखिर कालखंड क्या होगा, यानी हड़प्पा सभ्यता भारत में कब विकसित हुई थी। तो
अब बोला जाता है जो हड़प्पा का काल माना जाता है गांव और कृषि की शुरुआत जो हुई थी लगभग 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईस्वी की बात नहीं हो रही, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो लगभग बोला जाता है शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण गांव वाला कृषि की शुरुआत जो हुई थी लगभग 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक इसका शुरुआत माना जाता है। उसके अलावा बीच का जो परिपक्व हड़प्पा काल था वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक चला था। नगर योजना, व्यापार, कला, संस्कृति ये सब इसमें क्या हुआ, विकसित हुआ। उसके अलावा बोला जाता उत्तर हड़प्पा काल लगभग 1900 से लेके 1500 ईसा पूर्व, नगरों का पतन, ग्रामीण जीवन का उदय, और धीरे धीरे करके नगरों का पतन हुआ, ग्रामीण जीवन का उदय हुआ, और यही ग्रामीण जीवन जो उदय हुआ तो यहाँ से एक नया काल शुरू होगा जिस काल को हम आगे चल के किस इतिहास में पढ़ेंगे, किस काल के रूप में पढ़ेंगे, वैदिक काल के रूप में पढ़ेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता का काल हो गया जो विद्वानों के अनुसार माना जाता है, जो हाँ ऐसे ऐसे करके इस समय पे हड़प्पा सभ्यता में यह विकास हुआ होगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को, समझ में आ रहा अच्छे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता का विशेषता जान लेते हैं थोड़ा। जो हड़प्पा सभ्यता जो भारत में विकसित हुई थी इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ को देखने को मिलता है। आप लोग थोड़ा सा पेन में यहाँ पे चित्र में देखिएगा, ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से क्या बनाया गया है, दीवार बनाया गया है, ऊंचा दुर्ग है, ठीक है, नाली निकाला गया है यहाँ से बगल से, सड़क सही ढंग का बनाया गया है। तो अगर हम लोग इसका बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना का तो बहुत उन्नत नगर योजना था। यहाँ पे दो भाग में नगर बटा हुआ था। एक किला होता था जो ऊंचाई पर शासक और प्रमुख इमारतों का क्षेत्र होता था। दूसरा जो था निचला नगर होता था, सामान्य जनता यहाँ पे निवास करती थी। उसके अलावा यहाँ का सड़क एक दूसरे को इतना सुंदर सड़क बनाया गया था। लगभग सड़क का औसत चौड़ाई जो है 2.75 से लेके 3.66 मीटर तक होता था। सड़क के ग्रिड प्रणाली से बनी थी, सीधी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है यहाँ से सड़क आया, फिर ऐसे गया सड़क, फिर ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे सड़क गया, यानी हर सड़क एक दूसरे को कितना पे 90 डिग्री का कोण पे क्या करती थी, काटती थी, जो ग्रिड प्रणाली को दर्शाता है। जो सड़क ग्रिड प्रणाली के आधार पर विकसित हुई थी, ग्रिड प्रणाली के आधार पर बनी हुई थी। ऊपर से मकान पकी हुई ईंटों का बना हुआ होता था। जैसे वर्तमान में हम लोग घर बनाते हैं तो पका हुआ ईंटों का प्रयोग करते हैं। पका हुआ जो हम लोग भट्टा में जो बन के आता है वो ईंट का प्रयोग करते थे। तो उस काल में भी आज से 5000 वर्ष पहले जब मकान बनाया जाता था तो पकी हुई ईंटों का मकान बनाया जाता था, कई कमरों वाली, ठीक है, और कई कमरों वाली। जैसे हम लोग के घर में भी आजकल 4 कमरा 5 कमरा होता है, उसी प्रकार उस काल में भी होता था। और हर घर में स्नानागृह और कुआं होता था, यानी बाथरूम और कुआं, पानी का व्यवस्था था हर घर में। जल निकास के तहत जल निकास प्रणाली में देखें तो बहुत उन्नत थी। नालियां जो थी वो ढकी हुई होती थी, नालियों का सफाई का काम किया जाता था। नाली में कूड़ा करकट डालने के लिए लोगों को मना किया जाता था। तो हम लोग देख सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है बहुत उन्नत प्रणाली थी। और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में बतावे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जा सकता है जो आज से 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। वहां पे सड़कें बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई थी। एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काटती थी। ग्रिड प्रणाली के आधार पर बना हुआ था। मकान में पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था। हर घर का अपना कुआं और स्नानागार होता था। जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। जल को नाले अत्यधिक सफाई से रखे जाते थे। हर नाला को ऊपर ढक्कन से ढक दिया जाता था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत था। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो जल निकास प्रणाली पे, नगर योजना, वास्तुकला पे बहुत क्वेश्चन हमारा बन सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके अलावा प्रमुख इमारतें, जैसे कि
हम लोग देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान बहुत सारी इमारतें भी बनाई गई थी, स्नानागार बनाए गए थे, और बहुत जगह हम लोग देखते हैं जो अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था। तो हम और क्या कहता है शासक वर्ग के लिए ऊंचे ऊंचे दुर्ग बनाए जाते थे। तो अगर हम लोग देखें प्रमुख इमारतों में, हड़प्पा सभ्यता के काल में प्रमुख इमारत, तो अगर हम लोग मोहनजोदड़ो में बात करें तो मोहनजोदड़ो का एक स्नानागार है जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बोला जाता है जो उस स्नानागार को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रयोग किया जाता होगा। जैसे कि अगर हम लोग वर्तमान में छठ पूजा मनाते हैं तो छठ पूजा घाट के बगल में क्या करते हैं, अच्छे से सजा उजा करके पूजा का जो कार्यक्रम होता है उसको निभाते हैं। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल की तरह बोल सकते हैं हम लोग। और बोला जाता है विद्वानों द्वारा जो इस स्नानागार के लोग, समाज के लोग जो है पूजा अनुष्ठान करने के लिए उसका क्या करते होंगे, उपयोग करते होंगे। ठीक है, धार्मिक सामाजिक स्नान हेतु इसका किया जाता था। हमारा भारतीय संस्कृति में रहा है, हमेशा से स्नान को महत्व दिया गया है। जैसे कि आप लोग भी वर्तमान में गंगा स्नान इस सबको जाते हैं तो स्नान को महत्व दिया जाता है। उसके अलावा देखने को मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अनाज घर मिला है। ठीक है, यहाँ पे अनाज मतलब अंदर में कोठी टाइप का बना करके अनाज रखा जाता था जिससे सालों साल अनाज खराब ना हो, तो अनाज घर देखने को मिला है। ठीक है, 12 संख्या में टोटल है, तो 12 संख्या में अनाज घर देखने। लोथल में के गुजरात में समुद्री व्यापार प्रमुख माध्यम था। एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता का जिसका नाम है लोथल। ठीक है, और लोथल में मिला है गोदी। क्या मिला है? गोदी। गोदी, गोदी का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह तो आप लोग समझते हैं, पोर्ट, जहां पे पानी का जहाज आके क्या करता है, रुकता है। तो वहां पे मिला है गोदी बंदरगाह। तो ये बंदरगाह जो मिला है, यहाँ पे पानी का जहाज आके क्या करता है, रुकता है। और ये जो लोथल है ये कहां पे है? गुजरात में है। भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। अगर हम लोग नक्शा पे देखें गुजरात के बारे में तो थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोथल कहां से मिला है। यहां पे स्थान है जिसका नाम है लोथल, और लोथल से मिला है बंदरगाह। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह यानी पानी का जहाज आके मिलता था। और ये किसके किनारे है? ध्यान देना, समुद्र। किसके किनारे है? समुद्र। और यहीं पे एक देश, अगर यहाँ पे भारत के इधर जाया जाए तो देश है जिसका नाम है फारस। वर्तमान में कौन सा देश? ईरान। ठीक है, और फारस का मोहर कहां पे मिला है? लोथल में। और उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहां पे मिली है? फारस में। तो इससे क्या पता चलता है, जो इस गोदीवाड़ा के माध्यम से ये दोनों स्थान पे क्या होता होगा? व्यापार होता होगा। और कैसा व्यापार होता होगा? समुद्री व्यापार होता होगा। तो उसके अलावा देख सकते हैं गुजरात धौलावीरा में 3 भाग में बटा नगर, जहां जल संचयन प्रणाली थी जिसके माध्यम से सिंचाई किया जाता था। तो धौलावीरा भी प्रमुख स्थान के रूप में जाना जाता है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, अग्निकुंड और कृषि का प्रमाण मिला है। अग्निकुंड जहां पे आग को जला करके धार्मिक अनुष्ठान की क्रियाक्रम किए जाते हैं। तो ये सब जो मिला है ये कहां से मिला है? कालीबंगा। तो ये सब प्रमुख नगर है। ठीक है, और इस प्रमुख नगर में ये सब निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसे चलता होगा। ठीक है, कोई भी समाज को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उस समाज का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बिना समाज चलना असंभव है। तो अब हम लोग देख सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है कहां से आती थी। पहली बात, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पे ध्यान देते थे? कृषि पर। और कृषि में जैसे फसल हो गया गेहूं, जौ, चावल, कपास, तिल, सरसों, ये आदि फसलों का क्या किया जाता था? उगाया जाता था। आदि फसलों का खेती किया जाता था, जिससे खेती को बेचकर ये लोग क्या करते थे? अपना मुनाफा कमाते थे या अपने उपयोग के लिए खाते थे अनाज को। कपास की खेती सबसे पुरानी प्रमाण यही मिला है। हड़प्पा सभ्यता ही दुनिया में एक ऐसी सभ्यता है जहां कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास जिससे सूती वस्त्र बनता है, तो दुनिया में पहला ऐसा देश है जहां कपास का खेती हुआ था वो भारत ही है, हड़प्पा सभ्यता में। तो कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में। पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, हाथी, ये आदि इन सबको क्या करते थे? पालतू जानवर के रूप में पालते थे। तो ये प्राथमिक क्रिया के तहत इन लोगों को हम लोग देख सकते हैं
प्राथमिक क्रिया के रूप में हम लोग देखा जा सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या उत्पादन करके ये अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। उसके अलावा व्यापार में जैसे नगरों के बीच वस्तु विनिमय, अब क्या कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो का हड़प्पा से व्यापार हो रहा है, हड़प्पा का लोथल से व्यापार हो रहा है, तो ये लोग आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। जैसे बाहरी देश भी देखे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था हड़प्पा सभ्यता में, जैसे मेसोपोटामिया, फारिस, अफगानिस्तान से व्यापार होता था, तो ये सब व्यापार के रूप में भी देख सकते हैं। उसके अलावा निर्यात, भारत क्या क्या अपने देश से दूसरे देश में बेचता था, कपास, मनके, धातु वस्तु, ये सब सबको भारत अपने देश से बाहर क्या करता था, निर्यात करता था। तो इन सब के रूप में हम लोग ये सब देख सकते हैं। आयात के लिए दुनिया भर से क्या मंगाता था, बदले में अपने वस्तु को बेचकर सोना मंगाता था, दक्षिण भारत तांबा, ठीक है, राजस्थान से ओमान, ये सबसे टीन मंगाता था। उसके अलावा अन्य अन्य वस्तुओं को मंगाता था दुनिया के अन्य अन्य स्थानों से। भारत दुनिया के सोना, चांदी, ये सब भारत अपने देश में आयात करता था। मुद्रा, धातु के सिक्के नहीं, मुद्राएं और वस्तु विनिमय चलता था। धातु के सिक्के के रूप में मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, मुद्रा में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रमुखता इस्तेमाल किया जाता था, जो एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु को लिया जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए हम लोग, देखिए ये सब हमारा मन का हो गया, उसका शिल्प कला हो गया, शिल्प कला कैसे विकास हुआ था, ठीक है, ग्रिड प्रणाली के आधार पर ये लोग सड़क वड़क जो बनाए थे, सबका चित्र हम लोग यहाँ पे देखा जा सकता है। चलिए आगे देखें, समाज और जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, वो लोग कैसे रहते थे, इन सब के बारे में भी हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा। तो समाज नगर आधारित और संगठित था। पहली बात, जो समाज मुख्यतः कैसा था, तो नगर आधारित समाज था। नगर था, वहां पे शहर था जहां पे व्यापार वाणिज्य होता था, लोग शहरी जीवन जीते थे, पक्के के मकान बनाए जाते थे, नालियों द्वारा पानी बहता था, तो अच्छे ढंग से नगर बनाया हुआ था और संगठित नगर था, और नगर निगम भी बना हुआ था, ठीक है, जहां से पूरा नगरीय प्रशासन चलता था। उसके अलावा श्रम विभाजन का मतलब होता है कौन किस काम को करेगा, वो विभाजित किया गया था। किसान भी थे, व्यापारी भी थे, कारीगर भी थे, पुरोहित भी थे, सब अपना अपने अनुसार अपने अपने कार्यों को करते थे। तो आगे हम लोग और देखिए अगर इसी का, तो देखते हैं वस्त्र में, जैसे सूती वस्त्र, पुरुष धोती, स्त्री बाल आधारित सब देखने को हमारा मिलता है। उसके अलावा आभूषण में ये लोग आभूषणों का भी उपयोग करते थे, जैसे सोने का, चांदी का, तांबे का और मनकों का सभी आभूषण बने यहाँ की स्त्री, महिला या पुरुष भी पहनते थे। खिलौने, ठीक है, खिलौना में मिट्टी, गुड़िया आदि बच्चों के खेलने के लिए खिलौने बनते थे। हम लोग यहाँ पे देखे थे खिलौना, बहुत सारा खिलौना देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये मिट्टी के खिलौना ये सब बना हुआ है, जो उपयोग में ये लोग लाते भी थे और इस्तेमाल भी करते थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखने को चले सामाजिक जीवन में, तो ये लोग ये सब इस्तेमाल करते थे। अब थोड़ा सा हम लोग इसका कला और शिक्षा देख लेते हैं, ठीक है, जो कला के क्षेत्र में कितना हासिल किए थे, शिल्प कला क्या क्या ये लोग बनाना जानते थे। तो अगर हम लोग बात करें मूर्ति कला में, तो यहाँ पे कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। यहाँ देखिए, एक मिनट आप लोग, यहाँ देखिए, ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। कांसा क्या है, तो कांसा एक धातु है, क्या है, कांसा, ठीक है, ये क्या है, धातु है, जो किससे बना हुआ है, तो तांबा प्लस टीन से। 80% तांबा और 20% टीन, ये दोनों को मिलाएंगे तो 100% क्या प्राप्त होगा, एक नया धातु, जिस धातु का नाम क्या है, कांसा, ठीक है। ये दोनों को 1000 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर पिघलाया जाएगा तो एक नया धातु प्राप्त होगा, जिस धातु का नाम पड़ेगा कांसा। तो ये जो मूर्ति बनी हुई है, किसकी मूर्ति बनी हुई है, कांसा की मूर्ति बनी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता विज्ञान और तकनीक, धातु परंपरा में, धातु धर्मिता में इतना ज्यादा आगे थे, जो ये लोग कांसा जैसे धातु बनाकर उससे मूर्तियां और बर्तन आदि बनाते थे और इस्तेमाल करते थे। तो इतना ज्यादा ये लोग विज्ञान और तकनीक में आगे थे। देखिए कांसा की नृत्य करती हुई मूर्ति, कांसा की नृत्य करती हुई मूर्ति अभी देखिए आप लोग। उसके अलावा पासन का पुजारी का राजकीय मूर्ति, ठीक है, तो एक पुजारी मिला है, उसका राजकीय मूर्ति भी है अगर हम लोग देखने को मिले तो। देखिए ये जो मूर्ति है ये किसका है,
पुरोहित का मूर्ति है, नजर आ रहा है आप लोग को, तो पुजारी का मूर्ति, ये सब देखने को मिला है ये, ठीक है, पुजारी का मूर्ति आदि सब यहीं से देखने को हमें मिल जाता है। उसके अलावा कांसे की धातु हो गया, उसके अलावा मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। तो बर्तन है, संगीत के लिए मिट्टी की बांसुरी, ढोलक आदि जैसे साक्ष्य में मिले हैं, आदि पुरातत्व भी मिला है, जिससे पता चलता है जो हाँ हड़प्पा की सभ्यता के लोग जो है कला और शिल्प में बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत ज्यादा उन्नत थे, विज्ञान में भी बहुत सारा ये लोग जानते थे। चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको, आगे देखते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का लोगों का धर्म क्या था और उसको किस धर्म में विश्वास था, क्या चीज में वो आस्था रखते थे। तो पहली बात तो यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्ति मिला है। किसकी मूर्ति मिली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्ति मिला है, ठीक है। और ये जो मूर्ति है ये कैसी मूर्ति है, नारी की मूर्ति है। तो नारी की मूर्ति मिलने का मतलब ये है जो यहाँ पे नारियों का क्या होता होगा, सम्मान होता होगा। सम्मान होने का मतलब यहाँ पे नारी का पूजा भी किया जाता होगा, ठीक है। तो अनुमान लगाया जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से मातृ देवी की क्या करते थे, पूजा करते थे। उसके अलावा पशुपति महाद्वीप जैसे आकृति भी मिला है। तो एक मोहर मिला है जिसमें भगवान शिव का मूर्ति बना हुआ है, उस पर आकृति बना हुआ है, तो इससे लगता है जो पशुपति शिव का भी पूजा होता होगा। उसके अलावा पीपल के पेड़ का पूजा का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा पेड़ पर धागा बांधने का साक्ष्य मिला है, तो ये भी है। आग पूजा, अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो आग की भी पूजा होती थी। मातृ देवी को दफनाया और कब्र में वस्तुओं रखना, मातृ देवी को दफनाया भी जाता था और उनके दफनाने के साथ साथ उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं को भी कब्र में डाल दिया जाता था, यहाँ तक कि आभूषणों को भी कब्र में डाल दिया जाता था। उसके बाद मंदिर का प्रमाण तो नहीं है, कोई विशेष ऐसा भवन नहीं मिला है जिसको हम बोल सके जो ये मंदिर था, परंतु वहां पे धर्म का प्रतीक बहुत सारा मिला है। जो धर्म का बहुत सारा ऐसा वस्तु मिला है जिसको देख करके बताया जा सकता है जो हड़प्पा सभ्यता के दो लोग धार्मिक थे, परंतु कोई विशेषता ऐसा मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो अगर पूछा जाए जो हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में बताए, तो हड़प्पा सभ्यता के धर्म को लेकर कोई सटीक मंदिर तो नहीं मिला है, परंतु विद्वानों को बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई है जिन वस्तुओं को देखकर लगता है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक थे और धर्म को मानते थे। अग्नि पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशुपति शिव की पूजा आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का धर्म और विश्वास ये सब के रूप में हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग और टॉपिक देखते हैं। धर्म और विश्वास हो गया हमारा, ठीक है। अब लिपि और भाषा, ठीक है। तो लिपि और भाषा, तो अगर हम लोग बात करें लिपि, ठीक है, तो लिपि क्या होता है, लिखने का, लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ज्यादातर जो लिखने का तरीका इस्तेमाल करते थे वो चित्रलिपि था। चित्रलिपि यानी बहुत सारी आकृति बना देते थे, इस प्रकार से आकृति बना देते थे जिस आकृति को देख के पता चलता है जो ये लोग चित्र के रूप में सिंबल कर लेते होंगे। मान लीजिए अगर उन लोगों को बोलना है मुझे खाना खाना है, तो उसके लिए एक सिंबल बना दिया ऐसा टाइप का, ठीक है, ऐसा टाइप का जिसको देख के लग जाए जो हाँ बच्चा बोल रहा है जो मुझे खाना खाना है या मुझे कल आना है, तो इसके लिए एक ऐसा टाइप का साइन बना दिए। जैसे कि हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने चित्रात्मक लिपि का उपयोग करके बताया है जो हम क्या करना चाहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि है जो कि अगर हम लोग बात करें तो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाईं ओर, यानी दाएं से शुरुआत करता था और बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। और यह लिपि आज तक अपठित है, यानी इसे अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे लिखते थे, यानी इस लिपि को वर्तमान तक पढ़ नहीं सके हैं हम लोग, समझ नहीं सके हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या लिखे थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान और तकनीक। जैसे कि विज्ञान और तकनीक में हम लोग पहले बता दिए, कांसा धातु को बनाना, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लोहा आदि का प्रयोग, ठीक है, ये लोग करते थे, नहीं प्रयोग करते थे, ठीक है, इस धातु का प्रयोग ये लोग करते थे,
ठीक है। माप तौल के लिए मानवकृत वजन, हाथी का दांत आदि से मापते थे। 1:2:3 ये सब में ईंट ऊंट बनाते थे। तो ये लोग मापन तकनीक से भी परिचित थे, विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे थे। चिकित्सा में भी इन लोगों ने एक क्या कहता है, हड़प्पा से एक हाथी का कपाल मिला है जिसपे चिकित्सा शोध का जानकारी देखने को मिलता है। तो ये सब हम विज्ञान तकनीक के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन देखते हैं। प्रशासन यानी शासक कैसा था, तो शासक कौन था यह तो स्पष्ट नहीं हुआ। चलिए, तो अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का किसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रशासन करने के बाद। प्रशासन यानी शासन करने का तरीका। तो शासक कौन था यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः व्यापारी और पुरोहित इसका प्रभाव देखने को मिलता है समाज में। जो व्यापारी वर्ग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नगर में व्यापारियों का बहुत प्रभुत्व होता है। और उसके अलावा देखने को मिलता है जो पुरोहित वर्ग के लोग भी समाज में अच्छे खासे पकड़ रखते थे। तो ये सब थोड़ा सा समाज में दबाव रखते थे, थोड़ा सा शासन प्रशासन में हिस्सेदारी निभाते थे। नगरीय प्रशासन था, नगर के रूप में शासन का ये होता था। सुव्यवस्थित सफाई और जल निकास का विशेष ध्यान दिया जाता था। तो प्रशासन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नगरीय प्रशासन था, अच्छा था, ठीक है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हड़प्पा ऐसे लिखिएगा, शासक कौन था यह स्पष्ट नहीं है, परंतु हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरीय प्रशासन था और व्यापारिक केंद्र होने के कारण व्यापारियों और पुजारियों का प्रभुत्व अधिक देखने को मिलता है। और उसके अलावा नगर प्रशासन के तहत सफाई और जल निकास प्रणाली की आदि की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। तो ये इस रूप में हम लोग जान सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें, जो हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ होगा, जो आखिर किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। शुरू में ही हम बता दिए थे जो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो बोला जाता है जो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर जो है वो नदियों के किनारे बसे होंगे, या भूकंप, ठीक है, ये सब के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है विद्वानों के अनुसार। उसके अलावा नदी का मार्ग बदलना जिससे बाढ़ उत्पन्न होना, जलवायु परिवर्तन जैसे सूखा हो जाना, क्या कहता है बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना, भूमि का उर्वरा घट जाना, यानी जहां पे खेती करता था किसान, खेती में अब की खेती सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उनको मतलब उस स्थान को छोड़ना पड़ा होगा और वहां से निकलना पड़ा होगा। तो इस सब कारणों से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। और धीरे धीरे करके वहां पे सब लोग उस स्थान को छोड़ के चले गए और वो सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारा उसके अलावा बोला जाता है जो आर्य का आक्रमण भी हुआ होगा। एक बहुत ही आक्रमणकारी समाज था जिसका आर्य आए होंगे, वो सभी लोगों को आक्रमण करके मार पीट के खत्म करके चले गए होंगे। तो आर्य का आगमन कुछ विद्वानों का मानना ये भी है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं विशेष योगदान। हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या विश्व में क्या स्थान दिए, क्या योगदान दिए, जिससे आज हम लोग जानते हैं जो हमारे समाज को बढ़ाने में हड़प्पा सभ्यता कैसे कैसे आगे बढ़ाया। विश्व की सबसे प्राचीनतम और उन्नति शहरी सभ्यता में थी, पहला योगदान। विश्व का सबसे पुराना और उन्नति शहरी सभ्यता में से एक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। दूसरा, नगर योजना और जल निकास प्रणाली अद्वितीय, मतलब ऐसा नगर योजना, नगर इतने अच्छे ढंग से बनाया हुआ, पक्का मकान, जल निकास प्रणाली या सड़क व्यवस्था हो जाए, ठीक है। तो ये सब बहुत अविश्वसनीय तरीका से बनाया गया था, जिसको देख के लगता है वाह, मतलब सही ढंग से बनाया। वर्तमान में भी ऐसा सड़क और ऐसा भवन ये सब नहीं बनता है। आजकल के सड़क में हम लोग देख ले तो कहीं पे बाढ़ आ जाता है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में तो पूरा पानी पानी भर जाता है। लेकिन उस समय का जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, जो बाढ़ उड़ाने के पश्चात भी खत्म नष्ट नहीं होती थी। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संस्कृति का भी विकास हुआ था। उस समय आज से 5-8 वर्ष पहले लोथल आदि शहरों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फारस, चीन, मिस्र आदि इस सब जगह से व्यापार होता था हमारा। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव जैसे मातृ देवी, स्त्रियों का विशेष सम्मान, पशुपति शिव की पूजा होना, वृक्षों की पूजा होना, ठीक है, आगे भी जीवित रही और चलती रही। वर्तमान में भी आज भी वृक्ष का पूजा होता है, पशुपति का पूजा होता है, बहुत सारी दुर्गा देवी, काली देवी, सरस्वती देवी आदि की पूजा आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है, आज भी होती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं जो इसका निष्कर्ष, तो एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता केवल प्राचीन नगरों का समूह नहीं था, केवल प्राचीन नगरों का यह समूह नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास का संगठित, उन्नत और स्वच्छ जीवन पद्धति का शानदार उदाहरण थी। और इसको पढ़ के हम लोग बता सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विशेष, तो बहुत ही उन्नत और बहुत ही विकसित सभ्यताओं में से मानी जाती है, जो बहुत ही ज्यादा विकास की और उसमें मानव जो है अपने उन्नति पर पहुंच गया था। और भारत के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी।
चलिए, यहां तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में लगभग सब चीज जान चुके हैं। इसके बारे में अब अगले क्लास में जो है अगली क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से जुड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उस क्वेश्चन और आंसर करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगले इस चैप्टर को समझ गए। इस चैप्टर को समझने के बाद अगले कक्षा में जो हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।